आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, मृदा वाले टॉपिक को, जो बीए फाइनल की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम देखते हैं मृदा। तो मृदा शब्द है, उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श होता है। यानी जो मृदा शब्द है, उस शब्द की उत्पत्ति सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? फर्श होता है। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए कि मृदा की परिभाषा किसे बोलते हैं। तो भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत, जो पौधों को उगने में बढ़ने के लिए जीवाश्म या खनिजांश प्रदान करते हैं, उसे मृदा या मिट्टी कहलाती है। ठीक है, यानी इसमें ये कहा गया है कि जो धरातल है, उसकी सबसे ऊपरी परत, जो भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत है, वो मृदा है। ठीक है, जो यहाँ पे पौधों को उगने, बढ़ने, इनके लिए जीवाश्म या खनिजांश प्रदान करती है। ठीक है, इस मृदा से इस मृदा में वनस्पति और जीव जंतुओं के सड़े गले अंश भी सम्मिलित हो जाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? ह्यूमस बोला जाता है। ठीक है, यानी ये जो पेड़ पौधे हैं यहाँ पे पाए जाने वाले, वो पेड़ पौधे या जीव जंतु, वो जब गल जाते हैं, गल करके इस मृदा के अंदर मिल जाते हैं उनके अंश, तो उनको ह्यूमस बोला जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण, तो हम वर्गीकरण को देखते हैं। तो देखिए, भारत एक विशाल देश है। आपको पता है कि भारत एक विशाल देश है, जहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यानी भारत है, उसका क्षेत्रफल है, वो सर्वाधिक मात्रा में होने के कारण यहाँ पे जो मिट्टियों का वर्गीकरण है, वो करना बहुत कठिन है। ठीक है, और तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं, तो मिट्टियों का वर्गीकरण करना बहुत कठिन है। मिट्टियों के वर्गीकरण करने के कई आधार हो सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आधार है वो, देखिए, मिट्टी के वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार उसकी उपजाऊ शक्ति है। इस आधार पर मिट्टियों को 4 भागों में, यानी हम सबसे ज़्यादा अगर उसको देखें, उसका वर्गीकरण करने में, तो उसका जो उपजाऊपन है, उसके आधार पर हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। जिसमें कह सकते हैं कि सबसे अधिक उपजाऊ जो है ना, जलोढ़ मिट्टी है। इसके अलावा उपजाऊ हो गई, कम उपजाऊ हो गई, और अनउपजाऊ, यानी जिसका उपयोग नहीं किया जाता कृषि के लिए। तो इस तरह से 4 भागों में। अब देख ले, सामान्यतः भारतीय मिट्टियों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। अभी इसमें देखिए 6 भागों में बांटा गया है भारतीय मिट्टियों को, जिसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, और पर्वतीय मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? इसको मैं सबसे पहले समझा देता हूँ। जो हमारा भारत है, वो इस तरह से है। यानी ये है हमारा भारत है। इसमें जो ये सबसे उत्तरी भाग है, जहाँ पे पर्वतीय पर्वत पाए जाते हैं, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि जो भारत के भौतिक प्रदेशों को पढ़ा था, उसमें सबसे ऊपर हमने बात की थी पर्वतों की, जिसमें हिमालय पर्वत है, और यहाँ पे ट्रांस हिमालय है। इन पर्वतों के आसपास जो मिट्टी पाई जाती है, वो पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पर्वतों के आसपास की मिट्टी को पर्वतीय मिट्टी कहा जाता है। इसी के अलावा इसके दक्षिण में, यानी पर्वतीय मिट्टियों के दक्षिण में, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है, यानी हमने बात की थी भौतिक प्रदेशों में, जो यहाँ पे कौन सा भौतिक प्रदेश है? तो यहाँ पे विशाल मैदान है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पाई जाती है? यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इस वाले स्थान पे ये है काली मिट्टी। अब काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? तो ये प्रायद्वीप या पठार के अंदर पाई जाती है। यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में ये वाली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसी के अलावा लाल मिट्टी, तो इसके आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पे ये वाली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? लाल वाली। और अगर लेटेराइट मिट्टी की बात करें, तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है इस वाले स्थान पे, कुछ यहाँ पे भी पाई जाती है, और यहाँ पे भी पाई जाती है। ठीक है, इस तरह से लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ये हो गई बात। छठी है बलुई मिट्टी। तो बलुई मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? ये मुख्यतः राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, जो थार का मरुस्थल है, वहाँ पे पाई जाती है। अब इसको एक एक करके देखिए। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी, तो काप मिट्टी भी कहते हैं, यानी इस जलोढ़ मिट्टी को काप मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, यह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के निक्षेप से होता है। इन मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा वनस्पति के अंश की कमी होती है। फिर भी, यानी इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस
और वनस्पति के अंश की कमी होने के बावजूद भी ये जो मिट्टी है ये सबसे अधिक उपजाऊ है। ठीक है, फिर भी यह बनी उपजाऊ होती है। इसका कारण नदियों से बहाकर सेल चूर्ण है, जिसमें कई रासायनिक तत्व होते हैं जो उपजाऊ होते हैं। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि जब नदियां पर्वतों से आती है, जैसे ये मान लीजिए ये पर्वत है, यहाँ से नदी उतर रही है, यहाँ से ये, तो यहाँ पे जो इस क्षेत्र में ये नदियां हैं, इनको काटते हुए आते हैं, तो काटते हुए आनेगी तो यहाँ पे चूर्ण वगैरह आएगा इन कट करके, और वो ही क्या है, वो एक उपजाऊ रासायनिक तत्व होते हैं। ठीक है, जो उपजाऊ होते हैं वहाँ पे फसल सर्वाधिक मात्रा में। इस तरह के मैदान, गंगा सतलज का मैदान इस मिट्टी से ही निर्मित है, यानी जो जलोढ़ मिट्टी है, इसी मिट्टी से गंगा सतलज का मैदान स्थित है। ठीक है, यह सबसे अधिक उपजाऊ मैदानों में आता है। महानदी गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी के डेल्टाई भागों में भी ये मिट्टी पाई जाती है, इसे डेल्टाई मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यह मिट्टी असम घाटी, ठीक है, गुजरात तथा पश्चिम तटीय मैदानों में भी पाई जाती है। यह भारत के 15 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, कितने तो ये फैली हुई है 15 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर भारत। स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति, उपजाऊ व संरचना के आधार पर इसको उप विभागों में बांटा गया है, यानी इस मिट्टी को उप विभागों के अंदर भी बांटा गया है इसकी स्थिति, उपजाऊ और संरचना के आधार पर। इसमें पहला है नदीय जलोढ़ मृदा, यानी नदियों के द्वारा जिस मृदा का निर्माण किया गया है उसे नदीय जलोढ़ मृदा कहा जाता है। तटीय जलोढ़ मृदा, जिसका सागरीय तटीय किनारे सागर के द्वारा, यानी सागरीय लहरों के द्वारा जिसका निर्माण हुआ है उसे जलोढ़ या तटीय जलोढ़ मृदा कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले नदीय जलोढ़ मृदा, ये मिट्टियां नदी घाटियों में मिलती हैं। इनका विस्तार भारत के उत्तरी मैदानों में पाया जाता है। यहाँ पर सिंधु, सतलज व गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेप से किया जाता है। ठीक है, ये भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है, यानी सर्वाधिक अगर उपजाऊ की बात करें तो नदी जलोढ़ मृदा है, या नदियों के द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाई जाती है वो है। दूसरा है तटीय जलोढ़ मृदा। तटीय जलोढ़ मिट्टी, इनका निर्माण मुख्यतः समुद्री लहरों के निक्षेप क्रिया द्वारा किया जाता है। कभी कभी नदियां भी तटीय भागों में निक्षेप करती है। ठीक है, यानी जो सागर महासागर है उनके द्वारा या उनकी लहरें होती हैं उनके द्वारा ये जो निक्षेप किया जाता है मृदा का, वो उसी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ये चावल व नारियल के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, जो तटीय जलोढ़ मृदा है वो चावल और नारियल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। अब देखिए डेल्टाई जलोढ़ मृदा, यानी जो डेल्टा के द्वारा निर्माण होता है इसका, तो यहाँ पे चिका मिट्टी की प्रचुरता अधिक मात्रा में होती है। चिका मिट्टी, जो हम बोलते हैं चिकनी मिट्टी, उसकी अधिकता होती है, जल को अपने अंदर देर तक सोख लेती है। यानी जो चिकनी मिट्टी है उसके अंदर आपको पता है कि जो जल होता है वो इसके अंदर है, वो बहुत देर तक रह जाता है, यानी चिकनी रहती है 2 4 5 7 दिन तक। जब आप देखते हो आपके आसपास जहाँ पे चिकनी मिट्टी होती है वहाँ पे। अब देखिए तराई मिट्टियाँ, बाबर प्रदेश के दक्षिण में तराई प्रदेश विस्तृत है। ठीक है, इन मिट्टियों में नाइट्रोजन व जैव पदार्थों की प्रचुरता होती है। वनों को साफ करके कृषि योग्य बनाया गया है। ठीक है, हमने पिछली क्लास में बात की थी जिसमें हमने जो मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश हैं उसमें हमने बाबर तराई और ये प्रदेश पढ़ी थी। तो उस जो तराई प्रदेश है वहाँ पे इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जो हमने बात की थी कि वनों को साफ करके यहाँ पे कृषि बनाई जाती है। तो वो क्लास नहीं देखी है तो आप वो क्लास भी जा करके देख लीजिए एक बार। दूसरी है काली मिट्टी। ठीक है, ब्लैक सोइल, इसे रेगड़ भी कहते हैं। ठीक है, यानी इसी काली मिट्टी को रेगड़ भी बोलते हैं। निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से होता है, यानी जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था उसके लावा के द्वारा इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। कपास की कृषि के लिए उपयोगी है ये, यानी ये मृदा है काली मृदा, ये कपास की कृषि के लिए उपयोगी है। इसे काली कपास मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। नमी को काफी देर तक संजोए रखती है, यानी पानी को अपने अंदर खूब देर तक संजोए रखती है ये। ठीक है, शुष्क ऋतु में ये मृदा सूख जाती है और इसमें दरारें पड़ जाती है, परंतु वर्षा ऋतु में चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, इसकी उर्वरता उच्च स्थानों के बजाय निम्न स्थानों पर अधिक होती है। ठीक है, इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम अधिक पाए जाते हैं, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन जैविक तत्वों की यहाँ पे कमी पाई जाती है। विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार पश्चिम एवं मध्यवर्ती
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात के अधिकांश भागों, कर्नाटक का उत्तरी भाग तथा आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भागों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो हमने अभी बात की थी। अब देखिए लाल मिट्टी, ये कहाँ पे पाई जाती है? तो इसी के आसपास के क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो इसका निर्माण पठारी प्रदेश के रवेदार तथा रूपांतरित चट्टानों में लोहे के विसरण से होता है। ठीक है। दक्कन के पठार के पूर्वी, जो दक्कन का पठार है उसके पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ पे 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ये मुख्यतः मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तमिलनाडु में, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा का विस्तार मिलता है। लाल रंग क्यों होता है इसका? लाल रंग लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह मिट्टी स्वभाव में अम्लीय प्रकृति की है। ठीक है, यानी इसका रंग क्यों होता है? क्योंकि लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। चौथी बात करें तो लेटेराइट मिट्टी। तो लेटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेटर शब्द से हुई है, यानी लेटेराइट जो शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1810 में जो बुचानन है उसके द्वारा किया गया था, जहाँ उच्च तापमान व अधिक वर्षा वाले स्थानों पर यह मिट्टी पर्वतों की कृपित, यानी ये कहाँ पे पाई जाती है? जहाँ पे उच्च तापमान रहता है या अधिक वर्षा होती है। ठीक है, यह मिट्टी पर्वतों के गिरिपथ, जो पर्वतों से गिरने वाली नदियां हैं, जो पर्वतों का निचला हिस्सा है, ठीक है, वहाँ पे इस प्रकार की लंबी पट्टी के रूप में ये महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, केरल तथा उड़ीसा के पठारी क्षेत्रों में, राजमहल की पहाड़ी होगी, छोटा नागपुर पहाड़ हो गया, पठार हो गया, असम के पठारी भागों में भी इस प्रकार की मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है। यह मृदा रबड़, ठीक है, काफ़ी होगी, इनकी फसल के लिए अच्छी होती है। इसके विस्तार की बात करें तो 2.48 किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार पाया जाता है। अगर बात करें पर्वतीय मिट्टियों की, तो हमने बात की थी कि जहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं वहाँ पे इस प्रकार की मिट्टियों का विस्तार मिलता है। तो ये मिट्टियाँ पर्वतीय भागों में पाई जाती हैं। इसका विस्तार 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। ये नवीन और अविकसित मृदाएं हैं जो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, हिमालय पर्वतों से उत्तरी पूर्वी भाग, प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में फैली हुई है। पर्वतीय मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, यानी ये मृदा होती है अम्लीय प्रकृति की होती है। यहाँ बागानी कृषि जैसे चाय, कहवा, मसालों की फसलें, आलू की खेती आदि यहाँ पे की जाती है। इसमें अधिकता किसकी होती है? तो इसमें अधिकता जीवांश प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जो जीवांश है उनकी अधिकता पाई जाती है। अगर कमी की बात करें तो पोटास, चूना, फास्फोरस का अभाव पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, पर्वतीय मिट्टियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो हिमालय के दक्षिणी भाग में पर्वतीली मिट्टी की प्रचुरता है। इन्हें नदियों ने लाकर एकत्रित कर दिया है। इसमें कंकड़ पत्थर अधिक होते हैं, परंतु वनस्पति, चूने तथा लोहे के अंश कम मात्रा में होते हैं, अतः यह कम उपजाऊ होती है। दून व कांगड़ा घाटियों में, असम तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में बारीक कणों वाली चिकनी मिट्टी मिलती है। यहाँ चाय, आलू आदि की कृषि की जाती है। ठीक है, दूसरी बात करें तो मसूरी है, नैनीताल है, चक्राता है आदि क्षेत्रों में चूना है, डोलोमाइट अधिक मात्रा में मिलते हैं। अतः इन क्षेत्रों में चूनायुक्त मिट्टी का निर्माण हुआ है। वर्षा के कारण अधिकांश चूना वहाँ बह जाता है, इसलिए अनउपजाऊ हो जाती है। या चीड़ या साल आदि के वृक्ष हैं वो सर्वाधिक मात्रा में किए जाते हैं। अगर बात करें हिमालय की, तो हिमालय के कई भागों में ज्वालामुखी उद्गार से ग्रेनाइट तथा डायोराइट आदि आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। इससे वहां पर आग्नेय मिट्टियां बनी गई है। इन मिट्टियों में नमी धारण करने की शक्ति होती है, इससे इस मिट्टियों पर कृषि की जाती है। ठीक है, अब छठी बात करें और लास्ट की, तो है बलुई मिट्टी। तो ये 50 सेमी से भी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो भारत के कितने परसेंट, तो भारत के 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है या ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ह्यूमस की हमने बात की थी, इसलिए यह अधिक उपजाऊ नहीं होती है। ह्यूमस जानते हो ना किसे? ये मिट्टियाँ राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब तथा दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में पाई जाती है, जहाँ वर्षा कम होती है। ठीक है, जिस क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा तथा सब्जियाँ आदि पैदा की जाती हैं।
तो ये बात तो होगी हमारी मृदा की, जो भारत के अंदर इसका वर्गीकरण किया गया था उसके संदर्भ में। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आप ही, मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7014418898। ठीक है, वहाँ से आप मैसेज करके और नंबर प्राप्त जो पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हो, या टेलीग्राम लिंक है मैं डाल देता हूँ, लेकिन वो लिंक है वो नहीं डल पा रही है, इसलिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, वहाँ से आप ज्वाइन होके और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।